जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी डेली एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मयूर मोगरे और इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और हमें सक्सेस दिलाने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेस अवेलेबल है अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि यूजीसी नेट, नाबार्ड, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, लॉ एग्जाम। आप विजिट कर सकते हो studiiq.com या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। मेरी वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और आप PDF के लिए मुझे t.me/मयूर मोगरे इस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। तो 24 अक्टूबर का पहला क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली जो पैक्योंग है ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, तो ये किस स्टेट को बिलोंग करती है ये जगह? तो इसका सही जवाब है डी, सिक्किम। अब सिक्किम का जो एयरपोर्ट है वो यहाँ पर बनने जा रहा है, तो इस वजह से जो इंडिया है वो काफ़ी कनेक्टेड रह सकता है। तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी तरीके से इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिक्किम का जो फर्स्ट एयरपोर्ट है ये यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, और ये ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट है। और उसी तरीके से जो सिक्किम है वो लोकेटेड है हिमालयाज़ के फुट हिल्स में, तो यहाँ पर एयरपोर्ट बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो एयरपोर्ट बनाया गया है इससे पूरे भारत से कनेक्टिविटी जो है काफ़ी अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि रिसेंटली स्ट्रॉन्ग टाइफून जिसका नाम था ट्रेमी, ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो किस कंट्री को इसने अफेक्ट किया है? अब देखिए, अलग अलग कंट्रीज़ में जो साइक्लोन्स के अलग अलग नाम होते हैं, अगर आपको वो पता है तो आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हो। जैसे अगर हम नॉर्थ अटलांटिक देखते हैं तो नॉर्थ अटलांटिक एरिया में जो कैरिबियन वगैरह सब, गल्फ मैक्सिको सब इंक्लूड होता है, तो वहाँ पर हुरिकेन नाम होता है। वहीं अगर हम ईस्टर्न या फिर सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक देखते हैं तो वहाँ पर क्या नाम है? तो वहाँ पर भी हुरिकेन ही इसका नाम दिया गया है। वहीं अगर हम वेस्टर्न नदर्न पैसिफिक देखते हैं तो वहाँ पर टाइफून इसे कहा जाता है। वहीं अगर हम अरेबियन सी ये सब देखते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन उसका नाम दिया गया है, मतलब इंडिया के आसपास जो आता है वेस्ट बंगाल में उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन हम कहते हैं। तो इस तरीके से अब सदर्न, एक सदर्न भी बसता है ना, ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पर क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया के पास देखते हैं तो हम वहाँ पर विली कहा जाता है, विली विली। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आपको ये पता है कि किस कंट्री में क्या नाम दिया गया है तो आसानी से सवाल का जवाब दे सकते हो। यहाँ पर टाइफून बोला गया है, टाइफून कहाँ बोला जाता है? जो वेस्टर्न पैसिफिक है, मतलब तो जो जापान का एरिया है वहाँ पर इसे टाइफून कहा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब क्या रहेगा? जापान रहेगा। क्योंकि सेशल जो है ये कहाँ पर आता है? अरेबियन में आता है ना, अरेबियन के पास आता है इस साइड। और उसी तरीके से साइप्रस हम देखते हैं, माल्टा देखते हैं, तो यहाँ पर टाइफून जो है आसानी से हम बता सकते हैं कि जापान जो है इसका सही जवाब रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जापान जो है सुपर टाइफून ट्रैमी इससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कोऑपरेशन, इन्होंने रिसेंटली आस्क दिशा ये लॉन्च किया है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है, ये आंसर करता है यूज़र की क्वेरीज रिगार्डिंग जो भी कनेक्टिविटी है डिफरेंट हाईवेज़ की और रेलवेज़ की, उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज होती है उसका जवाब देता है। और तीसरा है कि ये वॉइस अनेबल्ड है, मतलब आवाज़ जो है वो निकल कर आती है बाहर, और इंग्लिश और सेवरल रीजनल लैंग्वेजेस जो है वो भी अंडरस्टैंड हो सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जवाब जो है इसका क्या रहेगा? तो देखिए, पहला जो है बिल्कुल सही है, तीसरा अगर हम देखते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा जो है ये गलत हो जाता है, इसलिए इसका जवाब रहेगा C1 और 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने रिसेंटली एक चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया है जो कि वेरियस क्वेरीज जो होती है वो यहाँ पर सॉल्व करेगा। तो आस्क दिशा नाम से ये लॉन्च किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो मतलब ह्यूमंस का जो काम है पूरी तरीके से सॉल्व कर रहा है, फिर ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी एक बड़ी समस्या और उसी के साथ साथ निवारण दोनों बन चुका है। अब ये जो इनिशिएटिव है ये लाइव है और ऑलरेडी अवेलेबल है बॉटम राइट कॉर्नर जो IRCTC का होता है वहाँ पर, जहाँ पर आपको वेरियस जो आपकी जो भी क्वेरीज होती है वो सॉल्व की जाएगी, और जो लैंग्वेजेस है काफ़ी लैंग्वेजेस यहाँ पर आप समझ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आता है टोटल एक्सपेंस रेशो के बारे में, TER के बारे में। तो भारत में मैक्सिमम TER जो है, जो कि फंड चार्ज कर सकते हैं इन्वेस्टर्स को, प्रिस्क्राइब किया जाता है RBI के द्वारा। दूसरा आता है कि ये जो टोटल एक्सपेंस रेशो है ये चार्ज किया जाता है ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट
अदर एक्सपेंसेस होते हैं स्कीम के, वो पूरे के पूरे मीट हो सके। और जब TER रिड्यूस किया जाता है, टोटल एक्सपेंस रेशियो रिड्यूस किया जाता है, तो ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर जो है वो भी अट्रैक्ट होते हैं इसमें। अब टोटल एक्सपेंस रेशियो ये क्या होता है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अब म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो म्यूचुअल फंड्स मतलब क्या है कि बहुत सारे यहाँ पर फंड्स होते हैं अलग अलग। जैसे शेयर क्या होता है, शेयर एक जगह एक कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो शेयर हो गया। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड मतलब क्या है कि अलग अलग जगहों पर हम एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर वो चीज़ जो है इन्वेस्ट करते हैं, और फिर उस हिसाब से जो बॉक्स में आप अलग अलग जो चीज़ें हैं उसमें इन्वेस्ट करने के बाद जो भी रिटर्न्स आते हैं वो हमें मिलते हैं। तो जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी का शेयर होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड जो है उसका क्या होता है, तो नेट एसेट वैल्यू मतलब NAV होता है। अब टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या है कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो और 1% टोटल एक्सपेंस रेशियो है म्यूचुअल फंड का, तो 1% मतलब कि 1 रुपया जो है वो आपका टोटल एक्सपेंस रेशियो में चला जाएगा। मतलब म्यूचुअल फंड जो है वो आपसे ले लेगी 1 रुपया, और ये जो है ये सालाना दिया जाता है। तो आप 100 रुपये तो इन्वेस्ट करोगे नहीं, ऑब्वियसली कि आप ज़्यादा करोगे, तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप 1000 कर रहे हो तो 10 रुपये जाएंगे, आप 10,000 कर रहे हो तो 100 रुपये जाएंगे। तो इस तरीके से जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो दिया जाता है, और ये जो है ये नेट एसेट वैल्यू इसमें से ही कट किया जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नेट एसेट वैल्यू जो है मतलब NAV, उसमें अगर 10 रुपये आपके गए हैं और वो अगर 15 हो जाते हैं, क्योंकि जो शेयर है, शेयर एक कंपनी का होता है, म्यूचुअल फंड का NAV होता है, डेली बेसिस पर ये बताया जाता है कि NAV क्या है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 है, आपका 15 हो गया है NAV, मतलब क्या है कि आपका 50% से इंक्रीज हुआ है ना। शेयर के दाम अगर बढ़ते हैं तो शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर NAV मतलब म्यूचुअल फंड के बढ़ रहे हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हो, एकदम लेमन लैंग्वेज में हम बताएं तो शेयर जो है वही NAV आप समझ सकते हो। तो इस तरीके से टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है कि जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो आपसे टोटल एक्सपेंस रेशियो ले लेते हैं। अब ये कौन प्रिस्क्राइब करेगा, तो शेयर मार्केट जो है, शेयर मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी है ना। तो RBI का क्या कनेक्शन है इसमें, इसीलिए यहाँ पर प्रिस्क्राइब सेबी के द्वारा किया जाता है, ना कि RBI के द्वारा, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये 1% जो ले रहे हैं म्यूचुअल फंड वाले, ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो भी एक्सपेंसेस है वो मीटअप हो सके, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही होता है। और तीसरा जो है कि यहाँ पर अगर TER रिड्यूस किया जाता है, मतलब यहाँ पर अगर TER जो है 1% से 0.5% हो जाता है, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर उनके सिर्फ 0.5% ही जा रहे हैं, पहले 1% जा रहा था, पहले 100 रुपये जा रहे थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि TER ये अगर रिड्यूस होता है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़्यादा होता है और इन्वेस्टर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर इसका जो जवाब है वो रहेगा 2 और 3, मतलब C जो है ये इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल रोबोट। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये पोर्टेबल रोबोट्स है, मतलब यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हैं, और जो मार्क लाइन है या फिर जो वायर है उसे फॉलो करता है, जो फ्लोर पे रखा रहता है। दूसरा आता है कि मोस्ट ऑफन ये यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए, मतलब यहाँ से कोई चीज़ दूसरी जगह पर लेके जानी है। इंडस्ट्रीज़ में होता है ना कि कुछ काम चल रहा है, एक चीज़ जो है यहाँ से लेकर यहाँ लेकर जानी है, तो ये जो लाइन है, इस लाइन को रोबोट जो है वो फॉलो करेगा बराबर यहाँ तक। यहाँ लाइन खत्म हो रही तो यहाँ रोबोट रुक जाएगा, यहाँ सामान जो है उतारा जाएगा, फिर वापस उसको टर्न करके यहाँ तक वो आ जाएगा। और तीसरा आता है कि लेज़र, कैमरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैग्नेटिज्म जो है नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो तीनों जो है वो बिल्कुल सही जवाब लगते हैं, इसीलिए जवाब रहेगा D, ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होता है। लाइंस, वायर्स इस्तेमाल किए जाते हैं फ्लोर पे, रेडियो वेव्स, विजन कैमरा, मैग्नेट्स, लेज़र ये नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो भी फैक्ट्री है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, वेयर हाउसेस में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्रेसिडेंट जो है रिमूव किए जा सकते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस से बाय वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो फ्रेज है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको डिफाइन नहीं किया गया है कि एक्चुअल में क्या है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर जो है वो बताता नहीं है, और ये पार्लियामेंट पे छोड़ता है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि क्या इम्पीचमेंट प्रोसेस हो सकता है।
और पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट एक्ट 1950 उसमें इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए एनैक्ट किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प्रेसिडेंट मतलब सबसे पहले नंबर पे आते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो उनका जो इलेक्शन प्रोसेस है उसी तरीके से जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है ये हमारे संविधान में तो दिया हुआ होना चाहिए ना। इसीलिए जो दूसरा और तीसरा है ये गलत हो जाता है। पहला जो है बिल्कुल सही है कि डिफाइन नहीं किया हुआ है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एक्चुअल में, इसीलिए यहाँ पर जवाब रहेगा 1 ओनली। और इम्पीच किस तरीके से किया जा सकता है, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी अलग टाइप की है, ये स्पेशल मेजोरिटी की क्या होती है नहीं तो कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है टोटल ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। तो इसीलिए आपको ये पता रहना चाहिए प्रेसिडेंट के लिए अलग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिमूव किए जा सकते हैं वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो फ्रेज है, ये डिफाइन नहीं किया हुआ है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और ये आर्टिकल 6156 डिफाइन करता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि कौन से अमेंडमेंट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो होती है प्रेसिडेंट की उसको अफेक्ट करता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पर 42nd और 44 जो है ये अफेक्ट करता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो प्रेसिडेंट की है। 91st जो है उसका लेना देना नहीं है। तो जवाब क्या रहेगा 1 और 2, मतलब ए जो है इसका सही जवाब रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकल 74 जो है अमेंड करता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्रेसिडेंट शैल फंक्शन एडवाइस जो दिए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा उसके तहत ही, मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है कि खुद के मन से कुछ भी करे। जो भी अपॉइंटमेंट है जो प्रेसिडेंट करते हैं खुद के मन से कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। उन्हें एडवाइस जो दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा उसके ही अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। फिर 44th अमेंडमेंट जो है वो क्या आता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लगेगा ही उन्हें एडवाइस जो भी प्रेसिडेंट जो भी एक्ट करेंगे, मतलब सेम ही चीज़ यहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर यह है कि प्रेसिडेंट शैल आ रहा है यहाँ पर, मतलब करना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एडवाइस रेंडर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इसमें आता है कि प्रेसिडेंट खुद के मन से अगर उन्हें करना है तो उसके लिए भी एडवाइस लगेगी ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। और 91st अमेंडमेंट एक्ट ये क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, कौन से साल में, और उसी के साथ साथ वो क्या कहता है। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।